सर। हाँ, लेकिन ये चीज बताओ कि ये जो कोविड का ये रहा है, 2 महीना तो लगभग हो गया, मार्च हो गया, मार्च तो अप्रैल मार्च और मई लगभग हो गया। अप्रैल मई पूरा सर, मार्च हाँ, अप्रैल मई। ये 2 महीने जो हो रहे हैं, तो हाँ ऐसा सर। कुछ तो किए होगे ना कि जो पूरी लाइफ उसको सोच सकते हो कि यार एक ऐसा एडवर्सिटी थी और जिसमें हमने कुछ किया और दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, ऐसा कुछ किए? सर पहले तो क्या सर कि 5 दिन तो निकल गया सर कि माइंड सेटअप करने में सर, हम्म। क्या अब क्या करे क्या करे। हम्म। उसके बाद सर जितना पिछले का जो भी टॉपिक वगैरह मेरा छूट चुका था इस टाइप का, जिस पे हम कभी फोकस नहीं किए थे, हम्म। मैं सोचा कि इस लॉकडाउन में जितना आया ना उसको सब कवर अप करूं। हम्म। और मैं जितना भी जो भी टॉपिक वगैरह सब छूटा हुआ था हम्म। वो सब इस लॉकडाउन में पूरा कर लिया हूँ सर। अच्छा। कि आगे क्या होता था ना कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आता था, कोई भी सब्जेक्ट का, बहुत सारा हाँ। सब्जेक्ट है, हाँ, तो उसी को बार बार उसको स्किप कर देते थे कि बहुत हार्ड है ये है वो, उसको हाँ, बार बार देख देख के उसको क्लियर कर ली। गुड। ये एक फायदा हुआ सिर्फ। और ये तो हो गया तुम्हारा एजुकेशन के लिए। हाँ सर, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करता हूँ सर, नहीं, मूवी देख लेता हूँ एंटरटेनमेंट की मैं बस। बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसे कोई नया स्किल सीखना जो कि तुमको लगता होगा कि बस एक यही समय था जिसमें मैं ये सीख सका, अदरवाइज मैं उसकी तरफ ध्यान तो शायद नहीं देता। ऐसी कोई चीज? पढ़ाई तो ठीक है, तुम्हारा ये था पहले भी पढ़ते थे, थोड़ा कम पढ़े, इस समय ज्यादा बैठ गए तो ज्यादा पढ़ लिए, तो हाँ वो सर। तो अलग चीज है। कोई ऐसी चीज जिसको कि तुमने सोचा होगा कि ये तो इसको छोड़ा जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में लगा नहीं यार इसको कर लेते हैं, ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ खाना खास तो बनाना नहीं सीख सर। लिए, झाड़ू लगाना, हाँ। पोछा लगाना। झाड़ू हाँ लगाना, सर, पोछा ये लगाना तो थोड़ा बहुत बहुत। बढ़िया चीज है। तो आ, बाद में जब तुम लोग की शादी होगी तो पता चलेगा इस चीज का। और सर एक फैक्ट भी पता चला सर कि जब झाड़ू लगाते हैं तो आगे की तरफ जाते हैं, और जब पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते हुए पीछे की तरफ आते हैं। ये नई नई चीज ऑब्जर्व की है। मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ गया बाबू, ठीक है ना? पहले भी लगता था लेकिन उसको ये ऑब्जर्व नहीं करते, जब ये आप जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता स्किल है है सर। घर में पोछा पोछा बहुत लगाया है सर ये। कि स्किल बढ़ गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल। बीरबल सर ये तो खाली खाना टाइम मेरे में को केवल डाला पढ़ते अपना। हैं। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं थोड़ा सा एक मीटिंग में हूँ। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो और कौन कौन है? रुपेश आया है, अभिषेक, गौरव, और समीर। चलो स्टार्ट करें क्या? हाँ सर, कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। सर, अनुपम बोल रहे हैं सर, एक्चुअली स्टार्ट क्या कर है, सकते हैं। हाँ सर, स्टार्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो एक बार फिर से सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं जेपीएल पावर जो 3400 मेगावाट यूनिट्स हैं उसमें एयर शेल्डिंग डिवीजन देख रहा हूँ, ठीक है? एयर शेल्डिंग पहले तो थोड़ा एयर यूटिलाइजेशन भी देखता था, आजकल वो नहीं देख रहा, आजकल एयर शेल्डिंग देख रहा हूँ। और एयर शेल्डिंग शायद एक ऐसा, हालांकि तुम्हारे को यहाँ पे पढ़ाया गया होगा, अदरवाइज ये अपने कोर्स का बहुत मेजर पार्ट में, क्या माइनर पार्ट में भी नहीं रहता है। बेसिकली क्या है, ये तो एक सेट है, सेट ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, उसको एक अलग से दे दिया हमने, नाम दे दिया कि एयर शेल्डिंग। बेसिकली इट इज नथिंग बट मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग। अलग अलग जगहों पे को लैंडिंग में अलग नाम आएगा, ऐश में ऐश करेंगे तो ऐश को डील करेंगे तो ऐश हैंडलिंग कहते हैं, कोल को डील करते हैं तो कोल हैंडलिंग कहते हैं। बेसिकली दिस इज मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो जो इक्विपमेंट लगते हैं लगभग सारे एयर शेल्डिंग में लगते हैं। अब रह गई बात कि एयर शेल्डिंग की जरूरत क्यों है? ये थर्मल पावर प्लांट में कोल बेस्ड बेसिकली, या कहीं लिग्नाइट भी है, उसमें जो गैस जनरेट होता है, अब उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। अब ये
तो है कि अगर हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं तो वो इफेक्ट करता है हमारे ईएसपी हॉपर्स में, बॉयलर्स पे, बॉयलर का परफॉर्मेंस में, और अल्टीमेटली वो कभी कभी तो उसके कारण प्लांट बंद भी हो जाता है। स्टार्ट हो जाता है हमारी एश हैंडलिंग राइट फ्रॉम बॉयलर। तो एज जो है दो टाइप के हम लोग ये करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं। वन इज फ्लाई एश एंड अनदर इज बॉटम एश। बॉटम एश का मतलब वो है कि जो कि जब बॉयलर में जो फुल फायरिंग होती है तो उसमें जो कोर्सर पार्टिकल बनते हैं एश के आफ्टर बर्निंग, जो कोर्सर पार्टिकल होते हैं सीधे नीचे बॉटम एश, मतलब एक हॉपर हमने बना रखा है, वाटर इम्पोर्टेड हॉपर है, उसमें वो सीधा सीधा एश गिरने लगता है जो कोर्सर पार्टिकल्स है ड्यू टू ग्रेविटी इटसेल्फ, तो वो कहलाते हैं बॉटम एश। और जो फ्लाई एश है जो कि लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो जैसा कि नाम कह रहे हैं फ्लाई एश, वो फ्लाई करके ईएसपी में कलेक्ट होते हैं, ईएसपी में और एयर प्रीहीटर हॉपर में। और अगेन क्या होता है कि जो इकोनोमाइजर हॉपर में एज कलेक्ट होता है वो फिर वापस, एक सेकंड, हाँ दीपक, वो नहीं मिल रहा है कोई सच, कुछ भी नाम उसमें नहीं लिखा हुआ है, ना तो स्टिकर है ना कुछ है, खाली मॉडल जो लिख सकते हैं 2002 मॉडल और कैपेसिटी इज 12,000 जो हमने उसमें लिखा हुआ है। क्या जरूरत के हिसाब से चलाते हैं, 8-8 घंटे के हिसाब से चलाएंगे तो एक दो शिफ्ट चेंज होने में 1-1.5 घंटे का गैप तो हो जाता है, लेकिन आजकल तो बंद ही रहता है। अदरवाइज हम लोग इसको मैक्सिमम 14 आवर 18 आवर तक चला के लेके गए। हाँ हाँ। अच्छा, तो वो फिर मैं तुमको अभी तुरंत तो नहीं दे सकता हूँ, अभी मैं हाँ 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 21 डेज। हाँ नहीं, धूप में हाँ हाँ। कन्वर्ट कर लो। अच्छा मुन्ना, अगर वो मैं देना होगा तो मैं तुमको सेकंड हाफ में दूंगा, क्योंकि अभी मैं एक मीटिंग में हूँ। नहीं तो मैं मीटिंग छोड़ के तो नहीं उठ पाऊंगा ना यार इसके बाद। अभी मैं ऑलरेडी कंटिन्यू मीटिंग में, तो उसमें तो जस्ट फोन अलाउ कर दिया बच्चों ने। नहीं है कोई, क्योंकि आजकल मैं वो देख नहीं रहा हूँ ना डिपार्टमेंट, तो अभी कोई नहीं, हमको खुद ही खोजना। हाँ हाँ। ये तो मेगावाट्स में नहीं है हमारा पर मंथ का मतलब है कि नंबर ऑफ जितने ब्रिक्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली होंगे। और 12,000 अगर हम पर डे बनाते हैं तो जो तुम्हारा 34 एचपी का है उसको कन्वर्ट कर लो, तुम तो ऐसे भी इलेक्ट्रिकल के मास्टर हो। थोड़ा टाइम दो हमें, अभी तो कम से कम 11 से 12 के बीच में देखता हूँ अगर कर पाता हूँ। ठीक है, ठीक। मैं बोल रखा हूँ और भी पुराने डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए, देखो ढूंढ के देते हैं। ठीक। सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि एयर प्रीहीटर हॉपर्स में और इकोनोमाइजर हॉपर में कुछ फ्लाई एश के कुछ पोर्शन वहां इकट्ठा होता है। जो हम लोगों को बीएचईएल ने जो डाटा दिया हुआ वो कहती है कि टोटल एश जनरेट जो होती है उसका 5% इकोनोमाइजर में जाता है, 20% मैक्सिमम, और 20% मैक्सिमम बॉटम एश में आता है। तो 25% बॉटम एश में, बॉटम एश प्लस इकोनोमाइजर, और बाकी 75% बाकी तो नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम कहता है, तो मैक्सिमम मीन्स कि 80%
अब बोलता है ESP हॉपर्स में कलेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, और 5% मैक्सिमम इन द एयर प्रीहेटर हॉपर्स। बट ये ESP और एयर प्रीहेटर और इकोनोमाइजर में फ्लाई ऐश कलेक्ट होता है। अब रह गया कि ये जब हम हॉपर में इसको कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको फर्दर डिस्पोज ऑफ करते हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारा एयर शेल्डिंग मतलब केवल और केवल यही है कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ इन ए बेटर मैनर, कैसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम ऐसा बनाए कि इसको हम सही तरीके से डिस्पोज करें और एनवायरमेंट पे कोई किसी तरीके का लोड ना आए, किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए जो सारी जो ये हैं सिस्टम है वो सब क्लोज सर्किट्स में आते हैं। क्लोज सर्किट को ये कहेंगे कि हमने जैसे कुछ पोर्शन खास तौर पे जो बॉटम ऐश और इकोनोमाइजर को लीन स्लरी सिस्टम के थ्रू भेजते हैं। वो क्या होता है, उसमें ये है कि बॉटम ऐश में जो कलेक्ट होता है ऐश, वो बॉटम ऐश में ऑलरेडी पानी भरा हुआ रहता है। उस पानी के साथ में जो ऐश है उसको हम जेट पंप के थ्रू, आप लोग तो इक्विपमेंट को पढ़े होंगे इंडिविजुअल व्हाट इज जेट पंप, तो जेट पंप के थ्रू उसको हम सम्प में लाते हैं। उस सम्प का नाम हमने रखा है स्लरी सम्प। स्लरी सम्प में हम उस बॉटम ऐश को लेके आए, जिसमें कि थ्रू फ्लशिंग apparatus के थ्रू ये अपना इकोनोमाइजर से भी ऐश आती है और उसी बॉटम ऐश में कलेक्ट होता है। तो इकोनोमाइजर का ऐश और बॉटम ऐश हॉपर का ऐश, दोनों ऐश को उठा के हम लोग शंप में लाते हैं स्लरी फॉर्म में, और वहां से फिर हम लोग उसको पंपिंग करते हैं ऐश डाइक पे। यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा करते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी। वो लोग क्या करते हैं कि एक हाइड्रोपिन में डालते हैं और वहां पे सेपरेट कर लेते हैं पानी को और ऐश को, और ऐश जो है थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता है, डेंस उसमें आ जाता है स्लरी में। तो उनको वो दूसरे तरीके से माउंट के रूप में या किसी ऐसे लेयर बाय लेयर उसको जमा के रखते हैं और पानी को भी यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लीन स्लरी बनाते हैं। लीन स्लरी मतलब मैक्सिमम 30% ऐश होती है, 70% पानी होता है। तो ये लीन स्लरी कहलाता है। इसको हम लोग पाइप के थ्रू ऐश डाइक पे भेजते हैं। और ऐश डाइक में जो मैंने अभी बताया क्लोज सर्किट का मतलब है कि ऐश डाइक पे जो पानी जा रहा है 70% पानी, उसका 70% का मिनिमम कोशिश करते हैं कि कम से कम 60% वापस हम लोग अपने प्लांट में ले लें फॉर फर्दर। जो एयर शेल्डिंग में तुमको गंदा पानी चलेगा तो हम लोग उसको वापस ले लेते हैं थ्रू रिकवरी वाटर लाइन। उसको डाइक में ऐसा सिस्टम है कि एक डिकंटेंशन वेल कहते हैं उसको। तो डाइक में एक तरीके से जस्ट लाइक ए वेल, वो वेल है जो हम और आप जो नॉर्मली देखते हैं, वो वेल 0 मीटर से नीचे रहता है। ये वेल भी 0 मीटर से नीचे रहेगा, लेकिन माइनस में काफी दूर तक लगता है। और शुरू में चूंकि एज डाइक खुद ही माइनस में होता है तो वो दिखता है इनवर्ट केबल से। तो उसके बाद जैसे जैसे स्लरी उसमें भरती रहती है डाइक पे, वैसे वैसे वो विंडो है, उस एक वेल है, वेल का नीचे का कनेक्शन है टू द क्या कहते हैं, एक मिनट मैं, आप बोर्ड में भी देख सकते हैं। बोर्ड दिख रहा है? हेलो? हाँ सर, यस सर। थोड़ा थोड़ा दूर है दिख रहा है सर, लेकिन हाँ सर। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इंटेक वेल का बता देता हूँ। ये हमारी डाइक है और ये एक वेल बनाया रहता है, ठीक है। इसमें जगह जगह विंडो ओपन रहते हैं, ऐसे करके 2-3 जगह पे, 4 जगह पे, 5 जगह पे विंडो बना रहता है। विंडो का मतलब ये है कि ये अभी तो ओपन है और जैसे जैसे इसमें एज भरता जाएगा ये बंद करते जाएंगे। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा है कि यहाँ पे एक पाइप बाहर निकाला गया है और ये एक बड़ा सा पॉन्ड है जिसको हम कहते हैं, पूरा दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है सर। क्लियर है ना? तो ये हाँ बड़ा सा पॉन्ड है जिसमें रिकवरी वाटर, हम लोग इस पॉन्ड का नाम रखे हैं रिकवरी वाटर।
तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ पे स्लरी डिस्पोज कर रहे हैं हम प्लांट से, ये मान लीजिए ये स्लरी आ रही है, तो ये स्लरी एक सर्टेन लेवल तक आई और इसके ऊपर पानी आता गया, पानी इसमें ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ तक गैस आ गई तो फिर हम क्या किए, इस विंडो को क्लोज कर दिया। अब ये इस तरफ इस वाले विंडो से पानी आना चल होगा, क्योंकि हमारा ये लेवल लगातार बढ़ रहा है स्लरी जैसे जैसे हम डाल रहे हैं। फिर जैसे यहाँ पे क्लोज आया, फिर हमने इसको बंद कर दिया, इस वाले विंडो को, और उसके ऊपर का विंडो स्टार्ट हो गया। जब इस लेवल पे पानी भर जाएगा, यहाँ से आएगा, तो इस लेवल पे पानी यहाँ आना चालू होगा और फिर बाहर ये हमारा पानी रिसाइकिल हम करते हैं, वापस अपने प्लांट में ले लेते हैं। ये लगभग हमारी कोशिश होती है कि कम से कम 60-65% तक तो हम लोग ले लें अपने प्लांट में। ये हो गया हमारा लीन स्लरी सिस्टम। बॉटम-एस को हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं। बॉटम-एस के लिए हुआ क्या, दो चीजें रही। एक तो हमने बॉटम-एस हॉपर, बॉटम-एस हॉपर आप लोग जान रहे हैं या बता दो? ये हमारा बॉयलर है, बॉयलर का ट्यूब है, और ये अपना बॉटम-एस जैसा ये ऐसा करके है, बी करके उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। डबल, यहाँ पे डबल बी है, ये गेट यहाँ होता है, नॉर्मली क्लोज रहता है, और यहाँ पे रोलर रहते हैं, दो रोलर, 4 रोलर रहेंगे। जब हम ये गेट और ये सील ट्रक है। सील ट्रक का मतलब है कि इसमें हमने पानी भर के रखा हुआ है, और ये हमेशा पानी भरा रहता है सील ट्रक में ऑलवेज। और ये आपका बॉयलर के ट्यूब्स है, और यहाँ पे ये सील प्लेट करके यहाँ पे लटका रहता है, ये ताकि सील रहे, एयर इनग्रेस का कोई चांस ना बने। ठीक है। और ये जो बॉटम-एस ड्रॉप्स आ रहे हैं इधर, ये कोर्सर पार्टिकल्स, जब हम इसको गेट ओपन करते हैं तो ये यहाँ हमारा ग्राइंडर पे आता है, ग्राइंडर पे फिर क्रश करके, और ये जेट पंप है, इसको जेटिंग करके हम लेके जाते हैं शंप। ठीक है। और शंप में फिर हमने वहां पे पंप लगा रखा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप से, और वहां से हम फर्दर उसको एस डाइक पे भेज रहे हैं। ये बॉटम-एस का होगा। उसके बाद होता है क्या, फ्लाई एस का क्या है कैसे, तो फ्लाई एस हमारे यहाँ जो है, इसको एयर प्री हीटर हॉपर और ईएसपी हॉपर, इन दो जगहों पे हम इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने का मतलब क्या है, एयर प्री हीटर में तो किसी भी तरीके का कोई कलेक्टिंग प्लेट वगैरह नहीं होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे उसके बारे में। ईएसपी हॉपर्स में क्या होता है, कलेक्टिंग प्लेट्स होते हैं, और कलेक्टिंग प्लेट जो है वो जो फाइनर एस है उसको कलेक्ट करता है, और फिर बाद में हैमरिंग करके उसको गिरा के हम लोग को हॉपर में आ जाता है। वो क्यों हम लोग यूज करते हैं कलेक्टिंग प्लेट वगैरह, क्योंकि एज पर नॉर्म्स हमको 50 मिलीग्राम पर एनएम क्यूब के से ज्यादा एस हम नहीं छोड़ सकते एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ईएसपी में जो एस आती है वो कलेक्टिंग प्लेट के थ्रू फिर अब फर्दर वो हैमरिंग करके उसको नीचे हॉपर में लाते हैं। हॉपर में हम टाइम टू टाइम उसको कन्वे करते हैं इन ड्राई फॉर्म। तो उसमें दो तरीके हैं, एक है वैक्यूम कूलिंग और दूसरा है पुशिंग, जो ट्रांसपोर्ट एयर करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ईएसपी हॉपर से वैक्यूम पुल करके उस एस को बीच में एक इंटरमीडिएट हॉपर कह लीजिए, दैट इज मे बी कॉल्ड शैडो, या हम लोग यहाँ कहते हैं बफर हॉपर। तो बफर हॉपर तक हम उसको वैक्यूम कूलिंग करते हैं, और बफर हॉपर के बाद उसको फिर ट्रांसपोर्ट एयर के थ्रू, ये हमारा बफर हॉपर है।
सर बोर्ड विजिबल नहीं है। कौन सा ये बोर्ड विजिबल नहीं है नहीं अभी? सर। हाँ सर अभी ठीक है सर, अभी थोड़ा सा और सर। हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। ये एक यहाँ पे बीच में एक बफर हॉपर है। बफर हॉपर में क्या है कि बैक फिल्टर्स हम लगाते हैं क्योंकि हम वैक्यूम कूलिंग कर वैक्यूम कूलिंग करेंगे तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इस जगह पे ये अंडर वैक्यूम हो जाता है। अंडर वैक्यूम होता है तो यहाँ ये जो एस लाइन है जो कि आपके ईएसपी हॉपर से कनेक्टेड है, ईएसपी हॉपर के नीचे में ये कनेक्टेड है। तो यहाँ से जब ये वैक्यूम पे रहेगा तो ये एस यहाँ से आती है और वैक्यूम एक्शन के कारण तो यहाँ पे ये उस पर ड्रॉप, ये एस यहाँ से ड्रॉप होगी और एयर एस के साथ में एयर आ रहा है तो एयर बाहर निकलेगा। तो एयर बाहर ऐसे डस्ट लेडन हो तो ठीक नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हमने बैक फिल्टर लगाया है। ये बैक फिल्टर क्या है कि फिर इसमें इसके थ्रू एयर यहाँ इस चैम्बर में चली जाती है जो कि फर्दर जो वैक्यूम पंप हम यूज कर रहे हैं इसके वैक्यूम कूलिंग के लिए, ये कूलिंग के लिए ये एयर उस वैक्यूम पंप पे चला जाता है और एस यहाँ पूरा फ्लाई एस पूरा यहाँ पे ये होता है डिकम्पोज। और उसके बाद डीए डिपॉजिट होने के बाद यहाँ पे दो हम लोग इसको कहते हैं डी पंप, अदरवाइज ये खाली डी पंप नाम है, डी पंप नहीं है। ये दो वेसल्स हैं। ये दो वेसल्स में बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो चीजें हैं कि वो सारी चीजें तो आपका जो हम जहाँ भी काम कर रहा है इसमें पूरे के पूरे एयर प्रेशर पे काम कर रहा है, एयर है और वैक्यूम। तो अब क्या है कि अगर यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा और वही प्रेशर यहाँ रहेगा तो फिर ये एस यहाँ नहीं नीचे गिरेगी। जब एस नीचे नहीं गिरेगी मतलब ब्लॉक हो जाएगा। और उसी तरीके से इस लाइन में हमको लेके आना है एस को फर्दर इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस लाइन पे भी अगर ये लाइन का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सारा कुछ सेम रहेगा तो एस डाउन नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, इक्वलाइजिंग हम लोग पाइप वगैरह लगाते हैं, नथिंग बट वेंटिंग लाइंस वगैरह जो कि एयर प्रेशर डिफरेंस पैदा करता है। प्रेशर डिफरेंस होने के कारण ये एस डी पंप में आया। डी पंप के बाद फिर हमने इसमें एस को उतारा। यहाँ पे ये वैक्यूम है अप टू दिस, यहाँ डी पंप तक यहाँ पे ये सारा चीज वैक्यूम पे है जो ईएसपी हॉपर से लगती है। लेकिन उसके बाद जैसे ये डी पंप से नीचे आएगा लाइन पे, ये लाइन हो गई है डी पंप से, ये हमारा डी पंप का शेप ऐसा है। जैसे ये डी पंप से नीचे आया लाइन पे तो ये फिर हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयर कंप्रेशर्स की लाइन लगा रखी है जो कि पॉजिटिव प्रेशर देता है और ये उसको पुश करता है टू साइलो। ये इस गैस को हम लोग भेजते हैं ट्राइपॉड। फिर साइलो के बाद तो फिर वहां से फिर साइलो के बाद तो या तो डंपर में लोड करें या फिर उसको गेहूं पंप के थ्रू उसको हाई डेंस स्लरी फॉर्म में लेके जाएं। हाई डेंस स्लरी फॉर्म में यहाँ पे हम लोगों ने एक नया यूज किया और अपने इंडिया के लिए बहुत वेल नोन टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि बहुत कम जगहों पे, हालांकि अभी एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कंपलसरी कर दिया है कि ये हमको लगाना ही लगाना। तो SCSD सिस्टम के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या है कि जब साइलोज पे हमने हाई कंसंट्रेटेड हाईली कंसंट्रेटेड डेंस स्लरी, उसमें क्या है कि जब हमने आपको लीन स्लरी में बताया था कि 30% मैक्सिमम एस और 70% क्या बोला था, वाटर सर, वाटर। यहाँ पे क्या होता है SCSD में, वहां पे 30% मैक्सिमम 30 to 40% वाटर और 60-70% एस। और वो अच्छे प्रेशर में हम भेजते हैं। यहाँ पे तो जो हमारे पास अवेलेबल है वो 90 kg तक जाता है और वो
टेस्ट फॉर्म में हम लोग उसको टाइप पे भेजते हैं। अभी इसमें हम शेयर कर सकते हैं क्या? आपको कुछ पता नहीं, मेरे पास अलग से मैंने हाँ कुछ सर, रखा है। स्क्रीन शेयर हो जाएगा सर, स्क्रीन शेयर हो जाएगा सर। पता नहीं मैंने अपने पास रखा है कि नहीं रखा है। एक सेकंड। नहीं, पंप तो दिख रहा है, लेकिन जो चीज मैं सोच रहा था दिखाने को, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि डाइक पे एक्चुअली कैसा लगता है, तो वो चीज नहीं दिख रहा है। ये तो यहाँ पे जो गेहो पंप है उसका ये हाउ इट वर्क दिख रहा है। हेलो, यस सर। ये दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रहा है सर। सर नहीं, अनुपम सर को कहिएगा ना शेयर स्क्रीन करने के लिए, तब आपके पास आएगा सर शेयर स्क्रीन करने के लिए अच्छा ऑप्शन। अच्छा, चलो वो फिर बाद में हम बात कर लेते हैं। अभी तो अनुपम मैं सर। आपकी- सर सर आपको ऑप्शन हाँ दे दिया सर। गया, आप कीजिए अभी। मैं अनुपम बोल रहा हूँ सर, ऑप्शन दे दिए हैं सर हाँ, आप अभी एक बार कीजिए सर, हो जाएगा। अभी ये हमारे यहाँ जो गेहो पंप है सर उसका एक सर हुआ नहीं है सर, दिख शेयर रहा है? स्क्रीन हुआ सर। हेलो हाँ, सर, शेयर स्क्रीन हुआ नहीं है सर। क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ चला गया? सर शेयर स्क्रीन में जाके शेयर करके देखिए ना सर एक बार। मेरा वो है जो मिनिमाइज हो गया ना। कहाँ दिख रहा है? पार्टिसिपेंट चैट। तो बीच में शेयर का ऑप्शन होगा सर उसमें। सर नीचे में जाइए ना सर, नीचे एक टास्क बार हाँ, टाइप का है ना, हाँ, उसमें शेयर स्क्रीन बोल के एक ऑप्शन है। देख लिया। हाँ, वो शेयर स्क्रीन को क्लिक कीजिए सर। क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए ब्लू कलर का एक शेयर बोल के ऑप्शन है। आया? नहीं सर, अभी तक नहीं आया सर। ये तो मैंने शेयर स्क्रीन हाँ सर, हो गया हो गया हो गया सर, हो गया हो गया हो गया सर। हो गया, आ गया सर, आ गया आ गया सर। आ गया सर। सर इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए ना सर, तो अच्छा रहेगा सर। फुल अनुपम सर स्क्रीन 40 मिनट होता है उसको। हाँ सर, वो नीचे सर, नीचे आपका कर्सर को नीचे ले जाइए, जहां पे हाँ हाँ, जहां पे हाँ परसेंटेज लिखा हुआ, हाँ हाँ परसेंटेज तो 100%। हाँ नहीं हाँ सर, सही सर, सही सही सही, हाँ सर वही जगह क्लिक कीजिए। ठीक है। हाँ सर, एकदम सर, एकदम। तो ये अभी जो मैंने बताया था बफर हॉपर के बारे में, ESP हॉपर के बारे में, ये ESP हॉपर से आ रही है यहाँ से, और ये बफर हॉपर है। बफर हॉपर में ये आपको एक इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने रखा था। हाँ, ये देखिए, वर्किंग एनिमेशन ऑफ बैक फिल्टर दिख रहा है। धीरे धीरे आएगा सर, आएगा तो नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा सर। छोड़ा नहीं सर, ज्यादा टाइम ले लेगा ये। मिला? नहीं सर, नहीं आया अभी तक। टाइम लेगा सर। चलो, एनिमेशन लगता है शेयर नहीं हो रहा है। प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड लिस्ट। को हटा रहा है, बोल रहा है कि हटाने के लिए। हाँ सर, हटा दो एक बार हटा के सर एक बार कीजिए ना सर, शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है होगा। सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहले से मैंने हाँ सब सर। चेक किया। एनीवे, चलो ठीक है, ये देख लो। तो ये बफर ऑपर ये है, और ये जो भी मैंने बताया दिस इज डीपम और ट्रांसपोर्ट एयर कंप्रेशर्स की, ये तो शेयर हो रहा है ना? हाँ सर। ये तो मिल रहा है ना? और ये हाँ। हमारा ये एस साइलो है, यहाँ पे हमने एस को यहाँ से पुश किया है एस साइलो पे, उसमें जाके, और यहाँ पे हमने फर्दर ट्रक में जहाँ पे लोडिंग वगैरह करना है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप कैसे एस को पुल करता है? तो वैक्यूम पंप का एक लाइन हमने यहाँ जैसे हमने बताया था, बैग हाउस में लगाया हुआ है, बैक फिल्टर्स में। बैक फिल्टर का एक चैम्बर है बैग्स का, और ये जब अंडर वैक्यूम होता है, जब यहाँ की एयर को ये शक करता है ये वैक्यूम पंप, तो ये पोर्शन यहाँ से लेके इस पूरा
जो ईएसपी हॉपर से लेके बफर हॉपर तक के बीच का ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है, ये वैक्यूम में आता है और ये एस यहाँ से एस ईएसपी हॉपर के एस को बफर हॉपर में वो कलेक्ट करता है। फिर फर्दर हम इसको यहाँ से जब फर्दर जो भेजना है वो हम पॉजिटिव प्रेशर पुश करके हम उसको भेजते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ईएसपी हॉपर्स का। बॉटम एस हॉपर का हमने आपको अभी बता ही दिया था कि बॉटम एस हॉपर में ये बॉटम एज हॉपर का है। ठीक है, इकोनोमाइजर, बॉटम एज हॉपर। ये जो हम एयर शेल्डिंग में हम पानी और एयर इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज है। सारे वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एयर चाहिए और वैक्यूम कूलिंग के लिए भी एयर का काम है और प्रेशर इसके लिए भी पुशिंग के लिए भी एयर का काम है और साथ ही स्लरी के लिए पानी का। तो कहाँ कहाँ के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो बॉटम एस हाई प्रेशर वाटर पंप जो कि मैंने बताया, बॉटम एस हॉपर के नीचे में जो जेट पंप है उसके लिए वाटर पंप है जो हाई प्रेशर डेवलप करते हैं। लो प्रेशर पंप जो है वो बॉटम एस में पानी फिलिंग के लिए करते हैं, क्योंकि पानी हमेशा उसमें फिल करके रखना पड़ता है, अदरवाइज वो टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और बॉटम एस में हम लोग लगाते हैं रिफ्रैक्टिव की लाइनिंग, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर जोन में रहता है। फिर उसी के तरीके से आपको इकोनोमाइजर वाटर पंप है, जो ऊपर में जो इकोनोमाइजर हमने आपको बताया था वो 24 आवर जब हमारी यूनिट चलती है तो 24 आवर वहां पे पानी जाता रहता है और वो जो ऐश होती है इकोनोमाइजर हॉपर में वो उसको स्लश फॉर्म में, स्लरी फॉर्म में आता है बॉटम ऐश हॉपर। इसके लिए 24 आवर ये चलना है इकोनोमाइजर वाटर पंप। एससीएसडी वाटर पंप जो मैंने आपको बताया गेहूं के लिए जो हम पानी देते हैं उसका नाम है हमारा एससीएसडी वाटर पंप। और ये एक स्कीम है जो कि हमने इसके स्क्रीनशॉट के साथ साथ में ये हमारा एक्चुअल है यहाँ पंप हाउस में जिस तरीके से ये पंप्स लगे हैं, ये एलपी पंप है, ये एचपी पंप है और ये एससीएसडी पंप है। ठीक है, बॉटम एस हॉपर सिस्टम हमने आपको बता दिया। यहाँ के कैपेसिटी 600 की है 691 और 250 मेगावाट वाले की कैपेसिटी है 223 क्यूबिक मीटर पर 227 सॉरी। और ये हमने तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इकोनोमाइजर एस हैंडलिंग सिस्टम भी हमने आपको बता दिया। इसमें एक चीज ये है कि दिस इज अ फ्लशिंग अपैरेटस, जो कि अभी हमने आपको नहीं बताया था। फ्लशिंग अपैरेटस में लगातार एस आती रहती है, इधर से हम पानी इसको वाटर का एक कनेक्शन देके 24 आवर ये वाटर चलता रहता है और स्लरी बनाता रहता है। जितना ऊपर से एश आती है उसको स्लरी बनाता है और उसको फर्दर बॉटम एस हॉपर में जाता है थ्रू ग्रेविटी इटसेल्फ। जो हमने पानी को वापस लेना है इसके लिए क्लैरिफिकेटर हमने लगा रखा है। स्लरी डिस्पोजल सिस्टम के बारे में कुछ ऐसा अभी हमने बताया है कि ड्राई फ्लाई सिस्टम भी हम आपको बता चुके हैं। ये एक उसका स्क्रीनशॉट है कि ये बफर हॉपर कैसे बफर हॉपर है, डी पंप है, ये उससे एसोसिएटेड ये वैक्यूम पंप है। ठीक है, ये नंबर ऑफ हॉपर्स है। जैसे पहला ये हॉपर जो क्या होता है सीक्वेंस में चलता है, पहले ये हॉपर चलेगा, बाकी ये हमने इसको 6 पार्ट में बांटा हुआ है। तो एक पार्ट एक बफर हॉपर के साथ में अटैच है, दूसरा दूसरे बफर हॉपर के साथ में, तीसरा तीसरे के साथ। तो जब एक सिस्टम के साथ में चलेगा तो एक वाल्व ऑपरेट होगा। ये जैसे ये है रेड, ये खुला तो बाकी सारे बंद हैं। तो जब इसकी एस हमने पूरा का पूरा एश कूलिंग हो जाएगी यहाँ पे, तब ये वैक्यूम बताता है कि नाउ वैक्यूम जब बहुत डिक्रीज कर जाएगा, इट मींस कि हॉपर का वैक्यूम कम हो गया है। इसका मतलब है एस से हमने निकाल लिया है। तो फिर ये बंद होगा ऑटो में और ये दूसरा चालू हो जाएगा सेकंड हॉपर, उसके बगल का हॉपर। अगर ये वाला पूरी लाइन खत्म हो जाएगी तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर जो ईएसपी में जो हमारे सिस्टम के लिए जरूरी है कि जो एयर हो ईएसपी से एस उतरने के लिए, उसमें हमने पैड लगा रखा है और वो पैड को फ्लूइडाइजिंग एयर हम लोग देते हैं। फ्लूइडाइजिंग का मतलब फ्लूइडाइजिंग इज द रिक्वायर्ड एक्शन, इसलिए हमने उस ब्लोअर का नाम दे दिया फ्लूइडाइजिंग एयर ब्लोअर। बफर हॉपर हमने आपको बता दिया है। ये कुछ उसके ये हैं, ये वैक्यूम पंप है। ठीक है, ये बफर हॉपर है, ये डी पंप है,
ये ब्लोअर है। ब्लोअर का काम बस इतना ही है कि ये गर्म हवा देता है, और जो ESP हॉपर में हमने फ्लूइडाइजिंग पैड लगाया है उसको फ्लूइडाइज करता है। सिंह सर, हेलो सिंह हाँ सर, हाँ मैं अनुपम बोल रहा था। हाँ, बोलो। हाँ सर, बोल रहे हैं कि 1 मिनट बाद ये ब्रेक हो जाएगा, तो हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ, यस स्टार्ट सर। कर। ठीक है, रिज्यूम किया जाए। कहाँ गया यस हमारी सर। स्क्रीन? आ रही है? सर शेयर स्क्रीन कर लीजिए ना सर। क्या अभी? सर हाँ सर, और एक अभी बार नहीं कीजिए आया सर। सर। सर आ जाएगा सर, कर लीजिए और एक बार। हाँ सर, हो रहा हाँ है आ सर। गया? सर अभी आ आ रहा गया, आ गया सर। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ के जो अपने प्लांट में जो पिक्चर्स हैं वो हम लोगों ने डाला हुआ था। ब्लोअर है, वैक्यूम पंप है, बफर हॉपर का है। नेक्स्ट, सर डी पंप और सर एयर लॉक टैंक सर दोनों क्या सेम ही है क्या सर? एक ही है। एयर लॉक टैंक और डी पंप एक ही है। एयर लॉक टैंक का 250 में हम एयर लॉक टैंक कहते हैं, और यहाँ पे हमने इसको डी पंप रखा हुआ है नाम। ये जो हमारे सप्लायर है उस MBPL, तो MBPL के इसमें ये डी पंप कहलाता है। अदर एक्चुअली क्या है कि MBPL का जो ये डिजाइन है, इसमें इसका D, CD, SD इस तरीके सीरीज होते हैं इस एयर लॉक टैंक के लिए। तो उन लोगों का ये है, तो इसलिए हम यहाँ पे डी पंप कहते हैं स्टेज 2 में। और स्टेज 1 में सेम वेपर लॉक टैंक होता है ना? एयर वेपर लॉक लॉक, टैंक होता है। एयर लॉक, वेपर नहीं, एयर लॉक टैंक। वेपर तो है नहीं, एयर लॉक टैंक मतलब जो भी हमने आपको बताया था कि हमें चाहिए ये जैसे आप ये पाइपलाइन देख रहे हैं जो क्रशर के साथ साथ में देख रहे हैं, यही है आपका एयर बैलेंसिंग के लिए। जब तक एयर बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं रहेगी तो ये ऊपर से एयर बफर हॉपर से एयर डी पंप में, और डी पंप से सॉरी एयर नहीं, एस डी पंप में, और डी पंप से एस इस पर्टिकुलर लाइन में यहाँ जाने के लिए हमें जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ एयर, वो एयर लॉक ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए 250 में उसने एग्जैक्टली उसका जो काम कर रहा है उसका नाम दे दिया एयर लॉक टैंक, और यहाँ पे डी पंप कहते हैं। ठीक है। यस यस सर। फिर उसके बाद ये केस टैंक हमने आपको बता दिया, बैक फिल्टर के उस पे टॉप में जो असेंबली है जहां से आ, ये है, ये दिस इज केस बैग हाउस को केस टैंक भी कहेंगे।
क्योंकि उसमें जो केस के साथ में ऊपर में हम बैक फिल्टर पहना के दे सकते हैं। और यहाँ तक अभी हम लोग पहुंचे थे। नेक्स्ट है बैक फिल्टर असेंबली, हमने बता दिया, डीपम्प बता दिया, कन्वेइंग एयर प्रेशर बता दिया। कंप्रेशर जो है उसका वर्किंग प्रेशर जो हमारा वो 2.5 kg है, और ऑलमोस्ट हमारा जब लाइन चलती है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.7-1.8 AC पे चलते हैं। कैपेसिटी यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड है दिस इज 108 क्यूबिक मीटर। इससे आपको तो सिस्टम जानना है एग्जैक्टली, अगर हमको नहीं लगता कि डाटा से बहुत ज्यादा जरूरत होगा, एनीवे फिर भी डाटा यहाँ अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेशर हम यूज करते हैं केवल इक्विपमेंट्स को ओपनिंग के लिए, ओपनिंग क्लोज कमांड देने के लिए, बेसिकली ये CNI के साथ में। और एयर शैलो सिस्टम के लिए हमने बता दिया कि जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग है ये 600 में एक शैलो की कैपेसिटी है 2300 मेट्रिक टन। 250 मेगावाट वाली यूनिट में एक शैलो की कैपेसिटी है 1600 मेट्रिक टन। लेकिन 250 वाले में केवल ड्राई एयर ही हम लेके जा सकते हैं। 600 में हमारे पास ये कई ऑप्शंस हैं। SCSD गेहो पंप है, गेहो इज अ नेम ऑफ दैट पंप, वेयर मिनरल का पंप है, काफी कॉस्टली पंप है। और ये वेट डीएसिंग यहाँ है 600 में। और लेकिन 250 में केवल और केवल HMDC है, ड्राई एयर कंडीशनर, उसी में हम लोग कर सकते हैं। सर गेहूं पंप का इनपुट वोल्टेज कितना है सर? क्या गेहूं पंप जो है उसका इनपुट वोल्टेज कितना है सर? इनपुट वोल्टेज सर, वोल्टेज? यस सर, वोल्टेज। मैं नहीं समझा, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल टर्म में? यस सर, वोल्टेज मतलब उसको कितना है सर? 11 के भी देना पड़ता है या 616 के भी देना पड़ता है? 11 के भी। 11 के भी, हाँ। और सर उसका सर कितना MVA का मोटर है सर? सर किलो जो कितना किलोवाट में सर, मेगावाट का? एक मेगावाट की। 1 मेगावाट सर? हाँ 1 मेगावाट की है, और VFD है, जब लोड के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। तो अक्सर तो अभी चूंकि इतनी लंबी लाइन लेंथ नहीं है हमारी, तो डिजाइन है 12 किलोमीटर के लिए, हम हार्डली उसको 6 किलोमीटर पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उतना नहीं लगता अभी हमारा। आगे बढ़े। थैंक यू सर। यस सर। नेक्स्ट है SCSD, तो हमने आपको बता दिया। SCSD में ये उसके कुछ इसका कुछ मतलब नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे पास गेहूं पंप के साथ में। ये तो ये हाइड्रोमिस्ट कंडीशनर है। यहाँ पे एयर्स के साथ में पानी मिलाते हैं ट्रक लोडिंग के समय में, ताकि वो पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट कम किया जा सके। ये एक पंप जहाँ पे मैंने क्रशर रखा है, ये पंप है एक्चुअली, ये टाइप ऑफ पंप इज प्लंजर, और ये 90 kg 95 kg तक जा सकता है, मोर देन दैट बिकॉज इट इज रेसिप्रोकेटिंग। जितना जरूरत होगा उतना, जितना रेजिस्टेंस मिलेगा उतना पंप जा सकता है, इसकी पंपिंग कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत इसलिए है कि SCSD में जो हमारा बहुत हाई कंसंट्रेटेड स्लरी है, अगर कभी किसी भी कारण से लाइन चोक होती है, जाम होती है, तो उस समय में इस पंप को चला के हम पाइप को इनसाइड से क्लीन करते हैं, जेटिंग करते हैं। तो एक होल सा बनाता है उसमें, जिसके कारण हमारी लाइन जाम होने में से बच जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे SCSD के लिए, एक सपोर्टिंग टूल है हमारे लिए। ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि साइलो पे लगा रखा है। रोटरी वेंट फीडर इसलिए रखते हैं ताकि वो कंट्रोल्ड वे में एयर्स को नीचे गिरने दें। ठीक है, साइलो वेंट फिल्टर सेम चीज, जैसे वेंट फिल्टर हमने यहाँ लगा रखा है, बैक फिल्टर बफर हॉपर में, वैसे सैलो में लगाते हैं ताकि वो डर्टी एयर बाहर ना जाए। बफर हॉपर में हम क्या करते हैं एसपी के केस में कि वो डर्टी एयर वापस साफ होके हम वापस ले रहे हैं थ्रू वैक्यूम पंप। लेकिन सैलो के केस में, जहाँ पे सैलो वेंट फिल्टर है, यहाँ पे ये एयर सीधा सीधा टू द एटमॉस्फेयर चला जाता है, क्योंकि इसको हमको वापस कलेक्ट करके दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैक्यूम है नहीं, उसे पॉजिटिव प्रेशर पे। आई थिंक एक तो जो आपको एक मोटा आइडिया देना था एयर शेड्यूलिंग का, वो हमने दे दिया। ये आपका यहाँ पे जो गेहूं पंप लगा हुआ है, ये उसका फोटोग्राफ्स है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये ऊपर से सर्ज हॉपर हैं, यहाँ से
मेजर होके कि एट ए टाइम 500 केजी जाना है कि 400 केजी जाना है। यहाँ पे लोड शेल लगे हुए हैं, यहाँ से एस इसमें आएगा। ये एक स्क्रू कन्वेयर है, तो इसमें एस पहले गिरेगा, ड्राइव फॉर्म में रहेगा। ये ड्राइव फॉर्म का एस इसमें आता है, ये देखिए इसी का अगला यहाँ ये आ रहा है, ये एस इसमें आके गिरेगा और यहाँ पे फिर हम इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे, पानी मिलाएंगे और ये पानी फर्दर एक एआरटी टैंक होता है, वहां जाएगा वो स्लरी और वहां पे फर्दर स्लरी बनेगी और एआरटी टैंक फिर ये गेहूं का कनेक्शन, वो एआरटी टैंक से फिर गेहूं में इनपुट आएगा और गेहूं से फिर ये एआरटी टैंक से ये वाला जो कहाँ गया ये लाइन, यहाँ ये वाली जो लाइन है ना, ये नीचे वाली जो लाइन है ये एआरटी टैंक से आ रही है, इसमें स्लरी है और ये स्लरी का इनलेट है गेहूं के लिए और गेहूं ये फिर फर्दर डायफ्राम है बेसिकली इसके भीतर में, ये डायफ्राम से पंपिंग करके और ये इस लाइन से भेजता है डाइक पे। अच्छा टूल है, जब भी आपको टाइम मिले आप जरूर यहाँ पे, गेहूं पंप हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग इसको जरूर से टाइम निकाल के, और हमारे यहाँ मिस्टर मुकेश दुबे हैं उनसे बात करके इसको देखिए समझिए। जो वन ऑफ द मतलब ये एश हैंडलिंग में आज के डेट में हमारे यहाँ सबसे बढ़िया टूल है और सबसे महंगा और सबसे कॉस्टली तो है ही है और हम लोगों के लिए लेटेस्ट चीज। ये आप लोग जरूर से देखिए, हर जगह ये नहीं मिलेगा आप लोग को। मुकेश दुबे का अगर नंबर है तो उससे बात कर लीजिएगा, नहीं तो कभी भी आप 600 में आइए, लड़कों को बताइए कंट्रोल रूम में आपको दिखा देंगे, ठीक है। और कुछ? हेलो सर, इसका सर गेहूं पंप का सर वर्किंग कैसा रहता है सर? वर्किंग मींस क्या? वर्किंग सर आप एक बार बोलो। है जैसे कि गेहूं क्या पंप इसका है ना सर, working उसका किस principle है? तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है? मतलब 3 Working गेहूं पंप है principle- सर, तीनों हाँ। एक साथ काम करता है, कैसे करता है सर वो सब इन बता तीनों एक साथ नहीं करते, वर्किंग प्रिंसिपल आपको चाहिए गेहूं पंप का। हाँ सर, हाँ सर। तो हमने एक एनिमेशन आपको दिखाया अभी, ये क्या है फिर से मैं बता रहा हूँ उसको। ये डायफ्राम पंप है ना, ठीक है, पिस्टन है और ये इसके ये जो बड़े से दिख रहे हैं ये डायफ्राम है। ये एक पंप है, दिस इज 3 सिलेंडर 3 डायफ्राम्स, ये एक पंप है। टोटल 3 पंप है अलग अलग, लेकिन ये एक सिंगल पंप है, सिंगल सेट है, ठीक है। अभी क्या है कि हमने स्लरी लिया इसके इनलेट में, ये इनलेट लाइन है और ये पॉपेट वाल्व है। ये स्लरी इसमें पॉपेट वाल्व के थ्रू स्लरी में ऑलरेडी ये जो हम स्लरी ले रहे हैं इसके लिए स्लरी को हम थ्रू चार्ज पंप दे रहे हैं। उस पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है चार्ज पंप, क्योंकि ये चार्जिंग कर रहा है गेहूं को। तो ये स्लरी पंप यहाँ पे विद सर्टेन प्रेशर, 4 kg का प्रेशर है, इट मींस की टेंडेंसी है लिफ्ट होने का, तो ये ऑटो टेंडेंसी है कि इसको लिफ्ट होना है। तो ये पॉपेट वाल्व है, इस सेल्फ इस प्रेशर से, जो प्रेशर चार्ज पंप के थ्रू आ रहा है 4 kg, उससे ये लिफ्ट होगा। लिफ्ट होगा तो जैसे ये ऊपर पे पहुंचता है स्लरी, ये यहाँ पे ये डायफ्राम है और पीछे में पिस्टन है हमारा। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे ये तो ऑयल चैम्बर है और ये है शाफ्ट है पिस्टन का। तो ये पिस्टन इसको पुश करता है डायफ्राम को, तो डायफ्राम का पुशिंग एक्शन है, पुशिंग पुलिंग पुशिंग पुलिंग। तो ये डायफ्राम उसको पुशिंग करके इस एस को ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है। तो ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये यहाँ नीचे से ये स्लरी आई, सक्शन हुआ, डायफ्राम ने उसको पुश किया तो मतलब ऊपर और अपवर्ड गया, वो अपवर्ड गया तो इसके ऊपर में ये जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है वहां के थ्रू ये लाइन पे गई। तो बेसिकली ये केवल पिस्टन पंप है, पंपिंग करता है थ्रू डायफ्राम। और इसका जो फर्दर जो मैकेनिज्म है कि कैसे काम करता है, कहाँ पे आपका ऑयल, इसमें जितने भी वाल्व्स हैं सब ये इसमें जो हमारा ऑयल है इसको वाल्व है, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें हमने नहीं डाला है। ये कंट्रोल जो फ्लूइड है उसमें 6 वाल्व्स हैं, M1, M2, M3, M4 करके, और वो 6 वाल्व्स इसके लिए जैसे एक के लिए सक्शन डिस्चार्ज इसके लिए। तो ये न्यूमेटिक कंट्रोल्ड है। डिटेल में लोकेशन पे आप मुकेश से बात करेंगे तो आपको वहां पे लोकेशन पे दिखा देंगे।
और अदरवाइज इसका अलग से हमारे पास तो अभी नहीं है, मैंने रखा नहीं उसको, मैं उसको दिखाता कि कंट्रोल फ्लूइड का क्या काम है कैसे, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल यही है। पिस्टन ऑपरेटेड पंप है, ये डायफ्राम ऑपरेटेड पंप है। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें मेटलर्जी बड़ी तगड़ी है, इसलिए इतना महंगा पंप होता है। सर आपके पास एक गेहूं पंप का पीपीटी था सर, वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पीपीटी गेहूं पंप का हाँ होगा सर एक बार आप यहाँ लिए थे ना क्लास, यहाँ पर हाँ, ब्रिक में एक बार हाँ, क्लास लिए थे एम्प्लॉयज का, तो सर मिल उसमें जाएगा। ठीक है, वो मिल जाएगा। वो ये मुकेश ने बनाया होगा या रवि साहू ने बनाया था, मैं उसको शेयर कर। हाँ सर। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से हमने आपको पूरा एयर स्टैंडिंग का एक पिक्चर दे दिया सामने में कि इस तरीके का एयर स्टैंडिंग है। फर्दर एक एक सेक्शन में जो ये है रिकवरी वाटर के लिए हमने जो लगाया हुआ है, ये तो क्लैरिफायर सिस्टम आप हर जगह डीएम प्लांट वगैरह सब जगह देखेंगे। मैंने बताया था आपको ये हमारे यहाँ पे एक सेट ऑफ इक्विपमेंट्स है, बाकी ये सारी चीजें सब जगह मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर काम करने के लिए मटेरियल हैंडलिंग जिसको मैं कह रहा हूँ, हम लोग मटेरियल हैंडलिंग के लिए सारे इक्विपमेंट एक जगह लेके आए। जैसे आपका टरबाइन बिल्कुल अलग सा होता है, उसका फंक्शन अलग से होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे पंप, यही वैक्यूम पंप हम यहाँ पे वैक्यूम एस कूलिंग के लिए काम करते हैं, टरबाइन में कंडेंसर का वैक्यूम कूलिंग करने के लिए काम करता है। वही ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट आपको पता है, बस उसको किस सीक्वेंस में कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, यही है प्लान। ये हमारी डाइक का व्यू है पाइपिंग का। आप लोग को तो डाइक वगैरह कभी गए नहीं होंगे, और लॉकडाउन ऐसा हुआ कि कहीं जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। गए हैं सर। ये हमने दूसरे प्लांट का लेके भी रखा है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, हाँ सर। ओके देन, थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है अनुपम। हाँ सर, सर कंप्लीट हो गया ना सर? हाँ कंप्लीट हो गया। स्टैंडिंग में से ज्यादा नहीं मिलेगा, उसके बाद तो फिर तुमको ईच एंड एवरी इक्विपमेंट को अलग अलग जाना पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ ओके, सर। थैंक यू। हाँ सर, एक चीज और था सर। हेलो हाँ, सर वो हाँ। पीपीटी अगर मिल जाता तो अच्छा रहता सर। हाँ मैं देखता हूँ, मिलेगा तो मैं भेज दूंगा अभी, जस्ट नाउ अभी। ठीक है, ठीक है सर, आपको मैं अपना मेल आईडी दे देता हूँ सर। हाँ कौन सी पीपीटी की बात कर रहे हो? सर जो दिखाए ना आप लड़का लोग को। अभी वाली? हाँ सर, वो ये थोड़ा। तो मैं भी दिखाना था। हाँ सर। अच्छा है, तो हाँ ठीक है, हाँ ये सर, दे। यही पीपीटी सर। नहीं मैं सोच रहा था वो गेहूं वाली है ना, तो गेहूं हमको खोजना पड़ेगा। वो सर मुकेश सर के पास है सर शायद, और मिनिकेतन सर के पास। हाँ मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके बाय।